नमस्कार। स्टडी आईक्यू पीसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दिव्यांश शुक्ला है और हमेशा की तरह मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूं, जिसमें मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के ऊपर सीरीज लेकर के आता। लेकिन आज कल की रात में एक बहुत मेजर इंसिडेंस हुआ है। केरल में लैंडस्लाइड हो गई है और लैंडस्लाइड में बहुत सारे लोग मर गए हैं। अभी तक डेथ टोल जो है उस पर कोई क्लियर कट आंकड़ा नहीं आ पाया है और हर बीतते घंटे के साथ कुछ नए डेड बॉडीज निकाली जा रही हैं। डेथ टोल का आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो अभी क्लियर कट नहीं है कि कहीं पर लिखा 122 लोग, कहीं 132, कहीं 134, ऐसे डेथ टोल बढ़ती ही चली जा रही है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि इतनी सारी लैंडस्लाइड्स वेस्टर्न घाट में देख लो आप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देख लो आप, हिमालय में देख लो आप, इतनी सारी लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, इतनी सारी ह्यूमन डेथ्स हो रही हैं, ह्यूमन कैजुअलिटीज हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है। ये आखिर हो क्यों रहा है और इतनी लैंडस्लाइड में इतनी सारी डेथ्स के पीछे क्या रीजन है? क्या सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं या सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ही, मानव जनित कारण ही रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मैं आपके सामने इस वीडियो में पिछले 10 से 12 सालों में जितनी बड़ी बड़ी लैंडस्लाइड्स हुई हैं भारत में, उन सब का एक डेटा रखूंगा और डेटा रख करके हम लोग एनालाइज करेंगे कि सब में क्या कॉमन था और कॉमन होने के साथ साथ क्या हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा या नहीं सीखा, और अगर नहीं सीखा तो क्या आगे भी ये मौत का आंकड़ा ऐसे ही जारी रहेगा? 134 लोगों की डेथ कोई आसान बात नहीं होती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये फ्रीक्वेंट घटनाएं इंडिया में हो रही हैं। लैंडस्लाइड्स और भी कंट्रीज में होती है, बट डेवलप्ड कंट्रीज में हम लोग देखेंगे मिटिगेशन एफर्ट्स इतने अच्छे हैं कि वहां पर डेथ टोल नहीं होती, इतनी ज्यादा मृत्यु का आंकड़ा इतना नहीं होता है। भारत में ऐसा क्या है कि लगातार फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं और इसके बाद सरकार या किसी भी तरह की कोई भी एजेंसी बिल्कुल फेल है इनको रोकने के लिए, इनको चेक करने के लिए। केरल में जो लैंडस्लाइड हुई है, पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, व्हाई सो मेनी डेथ्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। इतनी ज्यादा मृत्युएं लैंडस्लाइड्स की वजह से क्यों? जैसे अभी हमने देखा केरल में लैंडस्लाइड कल ही हुई है। इससे पहले अभी 10 दिन पहले की बात है, कर्नाटक में लैंडस्लाइड हुई। इसके पहले हमने मिजोरम में लैंडस्लाइड देखी, जस्ट 1 महीने पहले की बात है। और इन सब से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, नंबर जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो ये सारा पैटर्न हमें क्यों देखने को मिल रहा है? क्या इसके कारण है? क्या रीजन इसके पीछे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे आज के इंडियन एक्सप्रेस में आपने देखा होगा, फर्स्ट पेज में कवर किया, वायनाड में 122 काउंटिंग। ये इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा है। आज का अगर आपने द हिंदू पढ़ा होगा तो उसमें 102 काउंटिंग लिखा होगा, 102 लोग। ऐसे अलग अलग आंकड़े हर न्यूज़पेपर दे रहे हैं। और अभी रिसेंट की न्यूज, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेथ टोल 134 तक पहुंच गई है। ऐसे ऐसे न्यूज आ रही हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया है इसको। तो रीसेंट मेजर लैंडस्लाइड्स के बारे में अगर हम देखें, भारत में कौन कौन सी लैंडस्लाइड्स हुई हैं, तो आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज से 11 साल पहले, लगभग जून 16, 2013 में केदारनाथ ट्रेजेडी, बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। मरने वालों की संख्या 5700 थी। यह आंकड़ा है उत्तराखंड सरकार का। 5700 पीपल डाइड हो गए थे। लेकिन बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारी और रिपोर्ट्स बताती हैं कि देयर आर मोर देन 8000 पीपल्स जिनकी डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग अभी तक मिसिंग हैं। इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी। यह भी एक लैंडस्लाइड की वजह से हुई थी। लेकिन लैंडस्लाइड के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। ये जो हुआ था केदारनाथ ट्रेजेडी, बेसिकली ये ग्लॉफ की वजह से हुई थी। ग्लॉफ एक इवेंट होता है। ग्लॉफ का मतलब होता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बेसिकली जहां पर केदारनाथ टेंपल स्थित है, इस टेंपल के ऊपर इधर जहां पर माउंटेन रेंजेस हैं, यहां पर कई सारी ग्लेशियल लेक्स हैं। ग्लेशियल लेक्स का मतलब ठंडे एरियाज में ऐसी लेक्स जो ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से और उनके द्वारा डिपॉजिट किए गए सेडिमेंट्स की वजह से बनती हैं, जिनको हम लोग मोरेन बोल देते हैं। तो जैसे दो माउंटेन्स के बीच का कोई एरिया है, इसको अगर हम इस तरह से देखें और वहां पर ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से और यहां से ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के जो ग्लेशियर्स ने इरोजन किया, इसकी वजह से यहां एक बांध बन गया मोरेन्स का। मोरेन्स का मतलब है जिसमें बर्फ के टुकड़ों के साथ पत्थर, मिट्टी, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब मिक्स करके एक बांध बना दी उसने, एक डैम टाइप का बना दिया और पानी यहां पर आकर के इकट्ठा होने लगा।
अब केदारनाथ वाली ट्रेजेडी के टाइम पे क्या हुआ था, उस समय केदारनाथ वाले रीजन के आसपास बहुत टोरेंशियल रेनफॉल हुई थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी रात में। तो ये जो लेक थी ना, इसमें पानी बहुत ज्यादा भर गया, और ये मोरेन का जो डैम था, बांध था, नेचुरल डैम था, ये बांध प्राकृतिक रूप से बना हुआ था, ये टूट गया और पूरा का पूरा पानी फ्लो होकर के नीचे फुटहिल्स की तरफ भगा, और एकदम से सडनली इतना ज्यादा पानी का आउटफ्लो था, इतना ज्यादा था कि वहां का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था सबको बहा ले गया। जितने तीर्थ यात्री थे रास्ते में, जितने लोग वहां पर यात्रा कर रहे थे, सबको बहा ले गया, और हजारों लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें लैंडस्लाइड, मड फ्लो, सॉलिफ्लक्शन, लिक्विफ्लक्शन, सब कुछ शामिल था, सब कुछ शामिल था। और इस तरह से यह बहुत बड़ा हादसा 2013 में हुआ था। हमने इससे क्या सीखा? तो बेसिकली बहुत सारे मिटिगेशन एफर्ट्स उसके बाद हुए, लोगों को रिहेबिलिटेट कराया गया, उनको रेस्क्यू किया गया, लेकिन सीखे हम क्या? जीरो, कुछ नहीं, क्योंकि यहां तक मामला रुका नहीं। आगे देखिए, मलिन महाराष्ट्र में 2014 की बात है। मलिन महाराष्ट्र में हैवी रेनफॉल हुई, और हैवी रेनफॉल होने की वजह से लैंडस्लाइड हुई, और लैंडस्लाइड जो हुई वो पुणे डिस्ट्रिक्ट में मलिन गांव है उसके आसपास हुई थी, और इसमें भी लगभग 151 लोग मर गए थे और 100 लोग मिसिंग हो गए थे, ऐसे थे जिनका पता ही नहीं लग पाया। आप समझिए, 151 प्लस 100 अगर आप जोड़ेंगे तो 251 के आसपास का आंकड़ा जाता है। ये कोई छोटे मोटे डेथ टोल नहीं है लैंडस्लाइड की वजह से। और देखिए कौन कौन से लैंडस्लाइड्स हुई हैं इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, जो जिन्होंने दिल दहला दिया है, जो बहुत ही बड़े इवेंट्स हुए हैं लैंडस्लाइड के। देखिए, पेट्टीमुड़ी केरला में 2020 अगस्त में, पेट्टीमुड़ी केरला में पेट्टीमुड़ी रिवर के आसपास लेबर कैंप्स थे, मतलब वहां पर जो प्लांटेशन था, टी का प्लांटेशन था, तो वहां पर लेबर कैंप्स थे, और ऊपर से एकदम से रात को सोते समय लैंडस्लाइड हो गई पेट्टीमुड़ी में। ठीक है, पेट्टीमुड़ी केरला में, और यह हुआ था बहुत ही ज्यादा हैवी रेनफॉल होने की वजह से। यहां एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। अभी हम केरल वाले को भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे हैं, ऐसे क्या क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से इतना हैवी लैंडस्लाइड हो गई वहां पर। रिलेंटलेस रेनफॉल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुई, जिसकी वजह से बोल्डर्स वगैरह बर्स्ट होकर के नीचे की तरफ चले आए, और इसकी वजह से लगभग 2 किलोमीटर नीचे जो लेबर साइट थी, जहां पर लेबर सो रहे थे, वहां पर वो लैंडस्लाइड रात के समय हुई, और उसके बाद 65 वर्कर्स जो थे उसमें, वो सोते समय ही मौत की नींद सो गए, कंप्लीटली वो उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट लैंडस्लाइड आप देखिए, मुंबई महाराष्ट्र में 2021 में हुई। इसमें क्या था, ये एक सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड थी, और इसकी किस वजह से हुई थी? रेन की वजह से ये भी हुई थी, और इसमें भी 32 पीपल, 32 लोगों की डेथ हुई थी। और बड़ी लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो देखिए, अभी रिसेंट में अगर हम बात करें 2 साल पहले मणिपुर में एक बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड हुई थी, आपको याद होगा। इसमें लगभग 58 लोग मर गए थे, जिसमें 29 लोग इंडियन आर्मी से थे, आर्मी के जवान थे, और 29 लोग सिविलियन थे। लगभग 58 लोगों की डेथ हो गई थी मणिपुर में। और ये जो लैंडस्लाइड हुई थी ऐसा स्लोप में हुई थी, स्लोप में नीचे आर्मी का कैंप था, और सोते समय रात में लैंडस्लाइड हुई और पूरे कैंप को लेकर के चली गई वो। 29 आर्मी के जवान इसमें शहीद हो गए थे, और 29 सिविलियंस भी इसमें बेसिकली आप कह सकते हैं उनकी डेथ हो गई थी। और ये इजाई रिवर के आसपास हुआ था, और इजाई रिवर में जब ये लैंडस्लाइड आई, इजाई रिवर में पूरा का पूरा मलबा गिर गया, जिसकी वजह से इजाई रिवर ब्लॉक हो गई थी, और ब्लॉक होने की वजह से आसपास के गांवों में फ्लडिंग बहुत तेज हो गई थी। यही हाल कुछ ना कुछ जो केरल की कल की लैंडस्लाइड है वहां पर भी हुआ है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक लैंडस्लाइड हुई रायगढ़ महाराष्ट्र में, यह बात है 2023 की, जुलाई 19 2023 की, रायगढ़ महाराष्ट्र में भी सेम एक तरह से लैंडस्लाइड हुई, और उस लैंडस्लाइड में रात के 10:30 बजे हो रही है लैंडस्लाइड, और रायगढ़ में टोरेंशियल रेनफॉल की वजह से हो रही है ये भी, और इसमें भी 26 लोगों की मृत्यु हो गई। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स के पीछे ज्यादातर जगह पर माउंटेनियस रीजन जहां पर लैंडस्लाइड हो रही है, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल चीज क्या है? वो रेनफॉल है। तो आप यहां पर ये सोच सकते हैं कि ये तो नेचुरल है, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, टोरेंशियल रेनफॉल को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, अभी डिटेल में जब हम वीडियो में चलेंगे तो हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए, आइजोल मिजोरम में इसी साल 2024 में 1 महीने पहले की बात है, 1 से 1.5 महीने पहले की बात है, साइक्लोन रीमल जब आया था, तो रीमल साइक्लोन के आने की वजह से बेसिकली बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हुई थी नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ स्टेट्स में, और वहां पर मिजोरम में आपने देखा होगा कि कम से कम 14 लोगों की, जिसमें 2 माइनर्स थे, 2 बच्चे थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। और ये इसी साल की घटना है, ये भी लैंडस्लाइड की वजह से हुआ था।
मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, उस आइजोल डिस्ट्रिक्ट में ही ये लैंडस्लाइड हुई थी। इसके बाद फिर शिरूर कर्नाटक में, जो अभी हमने बात की, एक हफ्ते पहले, एक डेढ़ हफ्ते पहले जो लैंडस्लाइड हुई है शिरूर कर्नाटक में जो हुई थी, और इसमें जो लैंडस्लाइड हुई थी, यहां पर लोगों ने देखा कि एक लॉरी ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, उसका ड्राइवर जो था वो ट्रक सहित उस नदी में चला गया था। उसका नाम है अर्जुन, नाम बेसिकली क्योंकि अभी तक मिसिंग है वो, अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली है, 16 जुलाई की घटना है। उसका नाम है अर्जुन, और अर्जुन नाम का ड्राइवर अपनी लॉरी के साथ उस रिवर में चला गया। इवन अभी तक, कल की बात है, कल जाकर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूअसली चल रहे थे, उसकी लॉरी को ढूंढा गया है जो नदी के अंदर पाई गई है, और ड्रोन की मदद से ढूंढा गया है। एक ड्रोन की मदद से जब रिवर का वाटर थोड़ा सा नीचे गया तो उसका थोड़ा सा हिस्सा शायद से दिखा है। तो अभी भी लेकिन अर्जुन का कोई भी पता नहीं है, और ये इसी साल की घटना है, शिरूर कर्नाटक की, लगभग 8:30 बजे सुबह की बात है। लैंडस्लाइड हुई शिरूर अंकोला इन उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, और कम से कम 8 लोगों की डेथ हो गई थी। जबकि डेथ के टॉल्स जो हैं अभी भी बताए जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी यहां पर मिसिंग हैं। इसके बाद ये जो आज की लैंडस्लाइड हुई, कल की जो लैंडस्लाइड हुई केरल में, ये एक बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स, ये तो बहुत मेजर लैंडस्लाइड्स हैं जिनको मैंने कवर किया है। ऐसी माइनर लैंडस्लाइड्स बहुत सारी हुई हैं। जैसे अभी एक लैंडस्लाइड रिसेंटली कुछ दिन पहले, अभी कल या परसों की घटना है, न्यूज़पेपर में था, कर्नाटक और कर्नाटक को जो इनका जो एकमात्र पोर्ट है उससे जोड़ने वाला जो NH है, नेशनल हाईवे, वहां पर लैंडस्लाइड हो गई है। बहुत सारे गांव की कनेक्टिविटी खत्म हो गई, वो पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो गई है, और कई लोगों की डेथ उसमें भी बताई जा रही हो चुकी है। ये लैंडस्लाइड्स इतना फ्रीक्वेंटली क्यों हो रही हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, इनको चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लैंडस्लाइड क्या होती है। बेसिक्स में अगर आप जाएंगे तो लैंडस्लाइड बेसिकली मास मूवमेंट का एक उदाहरण है, एक पार्ट है। मास मूवमेंट का मतलब, जैसे हम लोग इरोजन पढ़ते हैं, हम लोग वेदरिंग पढ़ते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ये सब पढ़ते हैं। तो मास मूवमेंट जो होता है उसका एक टाइप है, मास मूवमेंट का एक टाइप है जिसको बोलते हैं हम लैंडस्लाइड। जैसे मास मूवमेंट कई तरीके से होता है। मास मूवमेंट बेसिकली क्या है कि जो वेदर्ड मटेरियल होता है या मटेरियल स्लोप के सहारे उसका नीचे की तरफ लुढ़क करके आगे की तरफ बढ़ना, या ग्रेविटी के सहारे उसका आगे बढ़ना या फ्लो होना, ये होता है मास मूवमेंट। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं मास मूवमेंट के। आप जैसे देखेंगे तो मास मूवमेंट में बेसिकली लैंडस्लाइड इज अ टाइप ऑफ मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड के साथ मड फ्लो, सॉइल क्रीप, सॉलिफ्लक्शन, लिक्विफैक्शन, ये सब मास मूवमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सब मास मूवमेंट इनकी वजह से, ये सब मास मूवमेंट के टाइप्स होते हैं। अब जो लैंडस्लाइड है वो आप जैसे एवलांच, एवलांच भी इसी का पार्ट होता है, एवलांस भी इसी का पार्ट होता है, मास मूवमेंट का ही पार्ट होता है। लेकिन एवलांस और लैंडस्लाइड इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, बिकॉज ये लैंडस्लाइड जो होती है ना, ये सडन मूवमेंट होता है, किसी भी स्लोप के सहारे ग्रेविटी की वजह से बहुत बड़े लेवल पर लैंड के किसी पार्ट का नीचे की तरफ खिसक आना, स्लोप के सहारे ग्रेविटी की वजह। अब इसमें क्योंकि सडन मूवमेंट होता है, इसलिए यहां पर बचने का चांसेस या भागने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसमें जब लैंड स्लिप करके नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें बोल्डर्स, ग्रेवल्स, पेबल्स, सैंड, मड, इसके अलावा अगर वहां पर उस पहाड़ के स्लोप में पेड़ वगैरह हैं तो ये सब बायोमास पूरा एकदम मिक्सचर होकर के पानी के साथ नीचे की तरफ सडनली आता है, और इसमें इतना पावर होता है कि गांव के गांव पूरे के पूरे ये उखाड़ता हुआ चला जाता है। ऐसे कई सारे हमने लैंडस्लाइड बड़े बड़े देखे हैं। तो लैंडस्लाइड क्या होता है? इट इज अ सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रीज, सॉइल, वेजिटेशन डाउन द स्लोप ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से बेसिकली होता है। अब देखो लैंडस्लाइड जो हो रही हैं, बेसिकली इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं। तो देखो, एक तो नेचुरल रीजन है कि लैंडस्लाइड नेचुरली होती हैं, बट अभी इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है हम मनुष्य, हम मानव। एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं इसके, मानव जनित कारण है। और मानव जनित कारणों की अगर हम बात करें, जैसे केरल की रीसेंट लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें, तो बेसिकली ये लैंडस्लाइड कहां पर हुई है? जो लैंडस्लाइड हुई है बेसिकली ये विथिरी तालुक जो है, वैथिरी तालुक वायनाड डिस्ट्रिक्ट में आता है केरला में। ये तालुक है, इनकी एक तहसील है वैथिरी, और इसमें
वायनाड डिस्ट्रिक्ट केरला में आता है। अब वायनाड डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखेंगे ना, ये बहुत ही ज्यादा इको सेंसिटिव एरिया है, इको सेंसिटिव जोन है ना। वायनाड डिस्ट्रिक्ट जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं ट्राई जंक्शन के पास लोकेटेड है। एक तरफ कर्नाटक है, इधर केरला है और इधर तमिलनाडु है, इन तीनों के ट्राई जंक्शन के पास लोकेटेड है। अभी हम मैप में आपको दिखाएंगे कि ये वायनाड इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों है। और ये जो वायनाड है इसमें हुआ क्या, बेसिकली लैंडस्लाइड जब हुई है, कल की रात में लैंडस्लाइड हुई है, और एक लैंडस्लाइड नहीं हुई है बल्कि दो लैंडस्लाइड्स हुई हैं। पहले रात में शायद 1 से 1:30 बजे 2 बजे के आसपास एक लैंडस्लाइड हुई है, और एक लैंडस्लाइड सुबह 4:30 बजे के आसपास हुई है। तो ये लैंडस्लाइड्स जो हुई है इनकी जद में बेसिकली वहां से 6 किलोमीटर नीचे स्थित गांव थे, 3 गांव, और उन तीनों गांवों को पूरी तरह से इसने प्रभावित किया है। और लोग रात में सो रहे थे, इस वजह से डेथ टोल इतनी ज्यादा बढ़ गई। अब ये गांव में किस हिसाब से लैंडस्लाइड हुई है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो हैपेंड बिकॉज ऑफ वाटर लॉक्ड हिलॉक 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम विलेजेस एट द बैंक ऑफ इरुवानी पुझा रिवर। इरुवानी पुझा रिवर जो है बेसिकली ये चलियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब चलिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि इरुवानी पुझा रिवर क्या है, चलियार रिवर क्या है, ये कहां पे है और क्यों ये लैंडस्लाइड हुई। देखिए मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूं। अगर हम यहां पर देखेंगे, ये ग्लोब है और यहां हम केरल में चलते हैं। इस जगह पर देखिए ये केरल का कोझिकोडे है, कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट। इसके ऊपर अगर आप यहां पर जाएंगे, बेसिकली ये आपको दिख रहा होगा मैप में, ये कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट है केरल का, ये कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट है। और यहां पर इस जगह पर ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरल का, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट है। यहां देखिए कितना ज्यादा सेंसिटिव जोन है। यहां बांदीपुर नेशनल पार्क है। इसी के बगल में अगर आप देखेंगे, अगर इसी के बगल में इसको हम और ज्यादा जूम कर देते हैं, यहां पर देखिए तो कई सारे इको सेंसिटिव जोन्स इस जगह पर हैं। जैसे यहां वायनाड है, ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहां आपको बांदीपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, यहां मुदुमलाई टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, इधर नागरहोल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। और ये सारे का सारा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जोन है। ये वायनाड आपको दिख रहा होगा, वायनाड डिस्ट्रिक्ट। और ये वायनाड डिस्ट्रिक्ट में अगर यहां पर हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको और ज्यादा हम जूम कर देते हैं। इस वायनाड डिस्ट्रिक्ट में अगर इस जगह पर हम देखेंगे तो यहां से फ्लो करती हुई आती है, ये वायनाड में लैंडस्लाइड्स हुई है। देखिए मैप में अगर आप जूम करेंगे गूगल में तो आपको दिख जाएगा, ये वो जोन है जहां पर लैंडस्लाइड्स हुई है। बेसिकली ये 3 जोन्स आपको दिख रहे होंगे जहां पर लैंडस्लाइड्स हुई हैं। इनको अगर हम और जूम कर देंगे, ये देखिए ये वायनाड की लैंडस्लाइड्स गूगल शो कर रहा है। और ये बेसिकली ये जो रिवर्स हुई, ये जो लैंडस्लाइड्स हुई हैं, यहां पर से आपको एक रिवर दिख रही होगी, यही है यहां पर से जो आपको रिवर दिख रही है यही है आपकी इरुवन्नी पुझा रिवर, और ये चलियार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इरुवानी पुझा, अब इसका पूरा का पूरा लोकेशन समझिए आप, कैसे इस जगह पर लैंडस्लाइड हुई। देखो यहां पे ये लैंडस्लाइड हो रही है, यहां से ये इरुवानी पुझा रिवर ऐसे करके नीचे की तरफ फ्लो करती हुई जा रही है, और आगे जाकर के ये चिरवाली रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो यहां से चिरवाली रिवर जो है ये आगे की तरफ फ्लो कर रही है। तो अगर मैं इसको अब जूम आउट कर दूं तो आपको यहां पर दिखेगा, ये यहां से ऐसे ये रिवर जा रही है और यहां जाकर के चिरवाली रिवर पे मिल जाती है, और फाइनली ये आगे जाकर के इधर कोझिकोडे की तरफ जाकर के ये दोनों रिवर्स अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं, कुछ इस तरह से। और यहां से चिरवाली रिवर जा रही है और यहां पर जाकर के ये गिर जाती है। तो ये जो यहां से इस लैंडस्लाइड वाले जोन से 6 किलोमीटर ऊपर यहां पर एक लेक है। लेक बेसिकली टेम्पररी लेक है, जो कि इस रिवर के में वाटर ज्यादा होने की वजह से बन गया टेम्पररी। और ये रिवर का, इस लेक का बांध जो था, ये बेसिकली इसका जो इसके जो साइड्स थे रिवर के, जो कि पहाड़ियों के पास अटैच थे, वो चीज ब्रेक हो गई। और ब्रेक होने के बाद इस जगह से पूरा का पूरा फ्लड नीचे की तरफ लैंडस्लाइड के फॉर्मेट में चला आया, जिसमें वाटर भी था, जिसमें बहुत सारे वेजिटेशन, पेड़ पौधे थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ये ग्रीन, ये आप देख सकते हैं, ये वेस्टर्न घाट का एरिया है, ये वेस्टर्न घाट का पोर्शन है।
और वेस्टर्न घाट के इस पोर्शन में वेजिटेशन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से पूरे का पूरा स्लाइड नीचे होता हुआ आया और यहां पर 3 गांव जो थे, इन तीनों गांवों को बहा करके ले गया और जिसमें 132 प्लस लोगों की डेथ अभी तक बताई जा रही है। तो बेसिकली ये रेनफॉल की वजह से हुआ था। अब रात में 2-3 दिन से आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने ये बताया था कि इन पैचेस में काफी हैवी रेनफॉल हो सकती है। उसने ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जो है वो घोषित किया हुआ था पहले से ही, बट रेनफॉल का जो आंकड़ा था इतना ज्यादा नहीं था। अब रेनफॉल हुई कितनी, तो रेनफॉल लगभग 543 मिलीमीटर 48 घंटे के अंदर अंदर ही, आप अगर बात करें तो 48 घंटे के अंदर ही, विद इन 48 आवर्स 534 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो गई। अब ये बारिश जो है 48 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हो गई है, तो यहां की रिवर्स जो है इनका ओवरफ्लो होना जायज है, इनका ओवरफ्लो होना ये लाजमी था। लेकिन ये जो बैंक के किनारे ये जो स्लाइड टूट गई और टूटने के बाद रिवर जो है ये पूरा का पूरा मड खिसक करके रिवर के बीच, रिवर में ही आ गया, रिवर में आकर के गिर गया। और जब नदी में आकर के गिर गया तो रिवर के पैसेज को इसने ब्लॉक कर दिया। आज सुबह का केरल के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने यह बताया है कि ये रिवर अब एक रिवर नहीं बची है बल्कि 2 रिवर्स हो गई हैं। मतलब ये रिवर का कोर्स 2 रिवर्स के इस लैंडस्लाइड की वजह से 2 रिवर्स में बट गई है, बीच का पूरा एरिया ब्लॉक हो गया है। और इसी के साथ साथ यहां आवाजाही के लिए जो पुल बनाए गए थे, जो ब्रिजेस थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में बड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसा स्टेटमेंट आया है केरल के चीफ मिनिस्टर की तरफ से कि ये रिवर अब एक नहीं है बल्कि इसकी 2 स्ट्रीम्स हो गई हैं। ठीक है, तो ये मेन कारण था इस लैंडस्लाइड के होने का। अच्छा, ये लैंडस्लाइड रात के समय हुई है, ये आपको 3 देखिए, ये गूगल ने शो किया हुआ है वायनाड लैंडस्लाइड्स के नाम से। और रात के समय से ये देखिए मुंडक्कई, ये जो रीजन है बेसिकली मुंडक्कई, इसके आसपास ये जो चूरलमाला का जो रीजन है, मुंडक्कई रीजन है, इसके आसपास ये लैंडस्लाइड्स हुई हैं। और यहां से जो ये रिवर फ्लो करती हुई, आपको इसका कोर्स दिख रहा होगा, अगर मैं और ज्यादा जूम कर दूं तो यहां पर आपको ये कोर्स रिवर का दिख जाएगा। ये देखिए, ये अब आपको रिवर दिख पा रही होगी पूरे अच्छे से, और ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ खींचते हुई चली गई। अब देखिए ये क्यों ऐसा हुआ। देखिए, इसको बहुत पहले प्रेडिक्ट किया जा चुका था। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको बहुत पहले प्रेडिक्ट किया जा चुका था कि ऐसी घटनाएं, और ये लास्ट घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, पर्टिकुलरली इस जोन में, इस एरिया में। देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये अंग्रेजों के टाइम से ही टी प्लांटेशन जो साइट है वो रहा है। इससे पहले यहां टी का प्लांटेशन नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज जब आए तो उसके बाद से यहां बड़े लेवल पर टी का प्लांटेशन करने लगे। और इन हिल्स पे चाय की खेती जब करने लगी, चाय का जब पैदावार बढ़ाई जाने लगी, तो यहां की वेजिटेशन चेंज हो गई। तो 2010 में बेसिकली एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम है गाडगिल कमेटी, शायद आपने सुना हो इसका नाम। गाडगिल कमेटी बनाई गई, और गाडगिल कमेटी का जो उद्देश्य था वो ये था कि भाई पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट जो है, बेसिकली ये एक, आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है ना। और हमने आपको लास्ट वीडियोस में बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़ाए थे, तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी पार्ट है। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट से लेकर के श्रीलंका तक पूरे फैले हुए हैं, इस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी पार्ट है। तो यहां की इकोलॉजी वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब हो क्या रहा है, जब गाडगिल कमेटी बनाई गई, गाडगिल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स दी, और उस रिपोर्ट में गाडगिल कमेटी ने यह बताया कि भाई अगर आपको ये पूरा का पूरा एरिया बचा करके रखना है तो इसको आपको इको सेंसिटिव जोन बनाना पड़ेगा। इको सेंसिटिव जोन का मतलब है, उन्होंने इस पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। और जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है ना, ये बेसिकली हाईली सेंसिटिव जोन में आता है। तो वायनाड हो गया, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट हो गया केरला का, ये सब हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, और इन एरियाज में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। यहां पर क्या हो गया, यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव करके कई सारे रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, कई सारे टी रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, जहां पर टूरिज्म एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब टूरिज्म एक्टिविटीज तेजी से बढ़ रही हैं, तो बेसिकली वहां टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपको रोड लाइंस, रेलवेज, मान लो रेलवेज आप नहीं बिछाएंगे तो रोड लाइंस तो आप बनाएंगे, ब्रिजेस आप वहां पर बनाएंगे, वहां पर होटल्स बनेंगी, रिजॉर्ट्स बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा। ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में अगर इस तरह की एक्टिविटीज आप ज्यादा तेजी से बढ़ा देंगे तो इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगी। तो हमने आपको बताया ना, देखिए 4 अफेक्टेड एरियाज हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से, जैसा आपने देखा अभी। ये देखिए चूरलमाला,
मुंडक्कलई और अट्टममाला, ये 3 जो एरियाज हैं ये बेसिकली बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं इस लैंडस्लाइड की वजह से। चलिए अब इस लैंडस्लाइड से रिलेटेड कुछ और बातें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज है कि इस लैंडस्लाइड के पीछे के कारण क्या थे, रीजंस क्या हैं। तो रीजंस हमने बताया आपको, देखिए 572 मिलीमीटर की रेनफॉल ये टोटल रिकॉर्ड की गई है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 342 के आसपास रात के समय हुई और उससे पहले दिन में हो चुकी थी। ठीक, तो ये 572 जस्ट 48 आवर्स में हो गई। ये द हिंदू का आंकड़ा है, 572 मिलीमीटर रेनफॉल जस्ट 48 आवर्स में हो गई। और इतनी ज्यादा रेनफॉल हुई कि वो जो लेक थी ना वो पूरी तरह से भर गई, और भरने की वजह से उसका जो बांध था वो टूट गया, और टूटने के बाद रिवर के साथ ही पूरा का पूरा मड फ्लो, लैंडस्लाइड के फॉर्मेट में मड फ्लो, सैंड फ्लो, सिल्ट मिक्स होकर के, वेजिटेशन, पेड़ पूरे पूरे मिक्स होकर के साथ में नीचे चले आए, और इसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुई। अब देखिए गाडगिल कमेटी जिसकी हम बात कर रहे थे, माधव गाडगिल जिन जो कमेटी के हेड थे, इन्होंने रिकमेंड किया था, और इनकी रिकमेंडेशंस क्या थी कि भाई ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है ना, इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करो। उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। हाईली सेंसिटिव जोन में उन्होंने इस वायनाड को भी रखा था, इडुक्की को भी रखा था कि ये हाईली सेंसिटिव जोन्स हैं, और इनमें अगर हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, और उन रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने, स्पेशली ये जो वेस्टर्न घाट के पोर्शन वाले जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे केरल, चाहे जितने राज्य हैं, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो, इन सब ने मना कर दिया था, इन सब ने निगलेक्ट कर दिया था गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट को, मानने से ही मना कर दिया था। इन 6 के 6 स्टेट्स ने मना कर दिया था मानने से। तो 2010 में ये गाडगिल कमेटी बनाई गई थी, और 2010 में जब इस गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट्स आई 2010 में, तो इसको इन 6 राज्यों ने नकार दिया कि हम इन रिपोर्ट्स को नहीं मान सकते। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके 2 साल बाद एक और कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम था उस कमेटी का जो नाम था वो था कस्तूरी रंगन कमेटी। और कस्तूरी रंगन कमेटी ने का जो काम था वो ये दिया गया था कि भाई गाडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको आप स्टडी करो और बताओ कि क्यों इन 6 स्टेट्स ने मानने से मना कर दिया और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बताया कि भाई थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म बता दिए हैं, तो चलो हम इनको थोड़ा सा इजी कर देते हैं। उन्होंने बताया कि भाई जितने भी लैंड जो वेस्टर्न घाट का पूरा रीजन है, इसका 37% एरिया जो है इसको बेसिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाए। इन्होंने बताया, उन्होंने पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को ही बोल दिया था इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, और इन्होंने बताया कि भाई कम से कम 37 को तो किया ही जाए, और जो 60% एरिया है वो आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए संरक्षित रखा जाए। मतलब वहां पर आप कह सकते हैं कि वहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, लेकिन विद परमिशन 60% में, और उसमें से और बाकी के में 37% में तो आप बिल्कुल नो गो जोन है, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल टच भी मत कीजिए, उसको एज इट इज पड़ा रहने दीजिए। ये सर्वेस जो है, ये जो कमेटी है, इनकी रिकमेंडेशंस आई और कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशन को भी मानने से मना कर दिया गया। और इसके बाद इस रिपोर्ट में कई सारे, अभी रिसेंटली आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है कि भाई जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितने नेशनल पार्क हैं, जितने इको सेंसिटिव जोन्स हैं, उनके आसपास कम से कम मिनिमम 1 किलोमीटर के एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करेंगे। वहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ये वगैरह इसकी एक्टिविटीज नहीं हो सकती। मिनिमम 1 किलोमीटर, मैक्सिमम आप कितना करेंगे ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट मिनिमम 1 किलोमीटर का एरिया आपको इको सेंसिटिव जोन बनाना ही पड़ेगा। और इसी वजह से ये जो इनकी रिकमेंडेशन जब नहीं मानी गई और इसी के बाद एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वहां पर जारी रही, तो आप इतनी सारी लैंडस्लाइड्स की घटनाएं वहां पर लगातार देख पा रहे होंगे। ठीक, इसी तरह से एक सर्वे आया था इसरो की तरफ से, अकॉर्डिंग टू द लैंडस्लाइड एटलस रिलीज किया था इसरो ने। इसरो के इस लैंडस्लाइड एटलस के मुताबिक नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है उसने लास्ट ईयर बताया था कि 10 में से, मतलब 30 में से 10 जो सबसे ज्यादा मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत के, वो केरल में है। ये इसरो का एटलस बता रहा है। कौन सा एटलस है ये लैंडस्लाइड प्रोन एटलस है, जिसको इन्होंने रिमोट सेंसिंग, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सेंटर है वहां के डेटा से उठा करके बनाया था। तो जो 30 भारत के सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स थे, उसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट केरला के हैं। अब आप समझिए, ये इसरो का डेटा है, इतना ज्यादा हाईली लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है केरल का। तो इन सब चीजों पर जब सरकार ध्यान नहीं देगी, इन कमिटीज के रिकमेंडेशन को, इसरो जैसे जो डेटा रिलीज कर रहा है इन सब चीजों को, और अंधाधुंध तरीके से कंस्ट्रक्शन जारी रहेगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जारी रहेंगी, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, इनको रोका नहीं जा सकता।
बिकॉज अल्टीमेटली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज नेचर को इंस्टिगेट कर रही हैं, इसको उकसा रही हैं और नेचर के बैलेंस को बिगाड़ रही हैं। तो भले ही टोरेंशियल रेनफॉल रीजन रहा हो, बट हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के रीजन को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इसने क्या किया, नेचुरल कॉजेज को और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया, और इसी वजह से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहां पर होती चली जा रही हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हमने ये चीजें कवर की हैं कि क्यों इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई और इसके पीछे के क्या रीजंस थे। और लैंडस्लाइड एक नहीं हुई, 2 लैंडस्लाइड हुई थी। पहले 2-2:30 बजे के बीच में हुई, उसके बाद फिर 4:30 बजे के बीच में हुई, और रात का समय था, तो इस वजह से लोग सो रहे थे और डेथ कैजुअलिटी इस वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक, तो ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं ना हो, इनके लिए सरकार को बहुत ही ज्यादा ध्यान से काम करने की जरूरत है, और इन एरियाज को लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है कि क्या इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं, यहां के आसपास की कैसी इकोलॉजी है, इसको डिस्टर्ब हमें नहीं करना है, इसको एज इट इज फॉर्मेट में हमको रखना है। ठीक है, जिससे यहां पर बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन किया गया, पेड़ों को भी बहुत ज्यादा काटा गया। पेड़ की जड़ें एक्चुअली मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप इस तरह के कार्य करेंगे तो वहां पर इस तरह की घटनाएं होना बिल्कुल लाजमी है। अभी भी वहां पर आईएमडी की तरफ से वापस से रेड अलर्ट जारी किया गया है, रेनफॉल की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और रेनफॉल में इंडिया में देखा गया लैंडस्लाइड की घटनाएं ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं। जैसे हिमालय में आप देखेंगे, हिमालय बेसिकली ज्यादातर सेडिमेंट्री टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स ज्यादा हैं, सेडिमेंटेशन का स्ट्रक्चर है, इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए हिमालय में भी आपने देखा होगा, हिमालय रेंज में भी बहुत सारी लैंडस्लाइड्स होती हैं, फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स होती हैं। ठीक, तो इन सब लैंडस्लाइड को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, टिकाऊ विकास करें, संपोषणीय विकास करें, और नेचर के साथ कदम से कदम मिला करके चलें, ना उसके विरुद्ध, ना कि उसके विरुद्ध कदम उठा करके चलें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखनी है। आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर के या कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आपसे लेकर के वापस से हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।